हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरपी लर्निंग अड्डा यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं आपके केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। इस चैप्टर को कंप्लीट सिंगल वीडियो में हम लोग करेंगे। इसी वीडियो में ही हम लोग जितने भी तरह के क्वेश्चन पॉसिबल हो सकेंगे वो सारे क्वेश्चन करेंगे। उन सारे टॉपिक पर ज्यादा फोकस किया जाएगा जो कि आपके बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। तो मैं आशा करूंगा कि आप सब प्रॉपरली इस क्लास को अटेंड करेंगे और शार्ट नोट बनाने की कोशिश करेंगे। जितना मैं लिखूंगा बहुत ही शार्ट फॉर्म में लिखूंगा। मैं पहले से कुछ लिखा लिखाया नहीं लाया हूं, मैं अपने से लिखूंगा। जितना शार्ट मुझसे कोशिश हो पाएगी उतना शार्ट मैं लिखूंगा, और आप लोग भी मेरे साथ लिखने की कोशिश कीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है? क्योंकि ये लास्ट टाइम अभी चल रहा है तो हमें शार्ट फॉर्म में ही पढ़ना है, छोटा करके पढ़ना है। तो वही हमें पहली बात तो मैं कंप्लीट चैप्टर कवर करूंगा, लेकिन उन टॉपिक पर ज्यादा फोकस करूंगा जो कि आपके बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है? जिसपे मैं स्टार मार्क कर दूंगा तो आपके बोर्ड के एग्जाम में जरूर आएगा, ठीक? ओके, तो आप लोग मेक श्योर करिए कि अपने साथ कॉपी और पेन लेकर बैठे। आप कॉन्सेप्ट को नोट डाउन कर सकते हैं, साथ ही साथ ये भी अपने माइंड को ओपन करके, अपने कान को ओपन करके बैठिएगा। जितनी बातें बोलूंगा उसको सुनने पे ज्यादा फोकस कीजिएगा, ठीक है? चलिए, हम बात कर रहे हैं हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। सबसे पहले हम समझ लेते हैं हेलो एल्केन्स क्या है और हेलो एरीन्स क्या है, ठीक है? अगर हम बात करें बेटा कि हमें हेलो एल्केन्स की बात करनी है, किसकी बात करनी है हमें? हेलो एल्केन्स की। ब्लैक दिखेगा इस पे? नहीं दिखेगा, ब्लैक तो नहीं दिखेगा, बिल्कुल भी नहीं। तो हमें इसको रेड से ही लिखना है, या इससे भी लिख सकते, ये दिखेगा, ठीक है? हम बात कर रहे हैं पहले सबसे हेलो एल्केन्स। यहाँ पे क्या टच हो रहा है यार, हटा। हम बात करेंगे सबसे पहले हेलो एल्केन्स की। हेलो एल्केन्स की जब हम बात करते हैं बेटा, तो हेलो एल्केन्स जो होता है हमारा, वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। कैसा होता है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। अगर दूसरे साइड पे हम बात करें हेलो एरीन्स की, तो जो हमारा हेलो एरीन्स होता है, हेलो एरीन्स, ये हेलो एरीन्स sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, ठीक है? ओके, हेलो एल्केन्स sp3 होता है, हेलो एरीन्स sp2 होता है। अभी देखिएगा, जैसे हम बात कर रहे हैं हेलो एल्केन्स में, लाइक हम बात कर रहे हैं आपके CH3Cl की। ये हमारा मिथाइल क्लोराइड है, या मेथिल क्लोराइड पढ़ो, मिथाइल क्लोराइड, ठीक है? या क्लोरोमेथेन, हेलो एल्केन के बेसिस पे बोलोगे तो क्लोरोमेथेन या मिथाइल क्लोराइड आप बोल सकते हो। इधर हम बात कर रहे हैं बेंजीन रिंग पर हम लगा देते हैं। हम अगर बेंजीन रिंग पे लगा दे रहे हैं Cl, तो हमारा हो जाएगा क्लोरोबेंजीन। क्या हो जाएगा बेटा? ये क्लोरोबेंजीन हो जाएगा। हेलो एरीन, क्लोरोबेंजीन, हेलो एल्केन, क्लोरोमेथेन, ठीक है? ये sp3 है, क्योंकि जिस कार्बन से अटैच्ड है वो कार्बन 4 सिंगल बॉन्ड कंटेन किया हुआ है, ये sp3 हो जाएगा। और ये जिस कार्बन से क्लोरीन अटैच्ड है उसके पास टोटल 3 सिंगल बॉन्ड है, क्योंकि चौथा वाला तो डबल हो जा रहा है, ठीक? इसलिए sp2 है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब अगर हम इनके क्लासिफिकेशन की बात करें, नेक्स्ट पॉइंट हम इसके क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं। लाइन तिरछी क्यों जा रही है यार? हाँ, हम बात करेंगे बेटा क्लासिफिकेशन की। अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, क्लासिफिकेशन का मतलब ये होता है, क्लासिफिकेशन का मतलब ये होता है कि आप कितने पार्ट में हेलो एल्केन्स को और हेलो एरीन्स को दिखा सकते हो। जैसे इधर देखिएगा सभी लोग, क्लासिफिकेशन के लिए हमें एक तरफ लिखना है sp3 वाले को और एक तरफ लिखना है sp2 वालों को। जब हम sp3 वालों को लिखेंगे, जैसे हमें देखना है एल्काइल हैलाइड, या जैसे मिथाइल क्लोराइड, हेलो एल्केन जिसको बोलते हो, एक तरफ हमें लिखना है एल्काइल हैलाइड
एल्काइल हैलाइड का मतलब हुआ जैसे हमने लिया CH3X, CH3 इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, किसी भी एल्काइल ग्रुप को R से लिखते हैं, और X मतलब कोई भी हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और दूसरा हम लिख दे रहे हैं इधर, दूसरा हम इधर लिख दे रहे हैं एलाइलिक हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड। अगर हम एलाइलिक हैलाइड की बात करें, इस केस में हाइड्रोजन वहां पे लगेगा, उस कार्बन से जुड़ेगा जो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के बगल वाले कार्बन एटम पर है। जैसे इधर देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा है, डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के बगल वाले कार्बन से अगर हाइड्रोजन जुड़ा है तो उसको बोलते हैं एलाइलिक हैलाइड। अगर हम बात करें बेटा बेंजाइलिक हैलाइड की, तो हमारा बेंजाइलिक हैलाइड क्या हो जाएगा, हमारा जो बेंजाइलिक हैलाइड होगा वो बेंजीन रिंग से जुड़ेगा तो हाइड्रोजन, पर डायरेक्ट नहीं जुड़ेगा। उस बेंजीन रिंग से डायरेक्ट कोई कार्बन जुड़ेगा, उस कार्बन से जुड़ेगा हाइड्रोजन, ये है बेंजाइलिक हैलाइड। इधर अगर हम बात करें sp2 हाइब्रिडाइज्ड वालों की, इस पे हमें देखना होता है एराइल हैलाइड। अगर हम बात करें बेटा एराइल हैलाइड की, तो जो हमारा एराइल हैलाइड होता है वो कुछ इस तरह से होता है। एराइल हैलाइड जैसे जिसको आप लोग बोलते हो हेलो एरीन, वही हमारा एराइल हैलाइड होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा है। और दूसरा हमें इस पे देखना होता है विनाइलिक हैलाइड, विनाइलिक हैलाइड। अगर हम विनाइलिक हैलाइड की बात करें, जब हाइड्रोजन डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से डायरेक्ट जुड़ा हो तो वो होता है हमारा विनाइलिक हैलाइड। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो ये सारे sp3 होंगे, क्यों? क्योंकि जिस कार्बन से जुड़ा है हाइड्रोजन वो 4 सिंगल बॉन्ड कंटेन किया हुआ है। यहाँ पे जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ेगा वो सिर्फ 3 सिंगल बॉन्ड कंटेन किया हुआ है, तो इसलिए sp2 हो जाता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ये मैंने क्लासिफिकेशन किया, ठीक है? आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए, मैं साइड में हो जाता हूँ। ओके, नोट कर लिए? ठीक है, ठीक। अब हम क्लासिफिकेशन और भी आगे करेंगे, तो हाँ नोट कर लिए होगे, ठीक है? तो इसको क्या करूं मैं, सेव करता हूं, ऐड, फिर नेक्स्ट आ गया है, ठीक है? अभी तो हमने क्लासिफिकेशन इसको हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे किया था। अगर अब मैं कहूं कि मुझे क्लासिफिकेशन करना है इसका ऑन द बेसिस ऑफ, वो मान लीजिए फर्स्ट नंबर था हमारा, मान के लीजिए है ही फर्स्ट नंबर, प्रीवियस पे आते हैं, ये हमारा फर्स्ट नंबर है, ये जो हमने क्लासिफिकेशन किया है फर्स्ट नंबर ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे हमने इसका क्लासिफिकेशन किया है, ठीक है? अब हम क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेकंड नंबर। हमें क्लासिफिकेशन करना है ऑन द बेसिस ऑफ सब्स्टिट्यूटेड हैलोजेंस, या नंबर ऑफ हैलोजेंस की बात, नंबर ऑफ हैलोजेंस, हैलोजेंस के नंबर के बेसिस पे अगर हम कैटेगराइज करना चाहें तो ध्यान दीजिएगा। हेलो, तो हम इधर सबसे पहले बात करेंगे ए नंबर पे मोनो हैलोएल्केन्स, या मोनो हैलोएरीन्स, बी नंबर पे हम बात करेंगे डाई हैलोएल्केन्स, बी पे हम बात करेंगे डाई हैलो एल्केन्स, या फिर इसको हम बोलेंगे डाई हैलो एरीन्स। यहाँ पे हम एरीन्स को भी क्लासिफाई करेंगे डाई हैलोजेंस में। और सी नंबर पे हमें बात करना है पॉली हैलो एल्केन्स और पॉली हैलो एरीन्स। चलिए देखिएगा जरा, अगर हम मोनो हैलो एल्केन्स की बात करें बेटा, तो मोनो हैलो एल्केन्स जैसे आपने देखना है, मोनो हैलो एल्केन्स की सीधे हम बात कर रहे हैं, जैसे आपने कहा कि CH3 CH2
यहाँ पे Cl हमने लगा दिया। इथाइल क्लोराइड या क्लोरोएथेन मोनो है। यही यही अगर हम बात करें मोनो वालों की, मोनो वालों में ही अगर हम बात करें बेटा, तो ये तो 1 डिग्री हेलो एल्केन्स है। ये हमारा 1 डिग्री आरएक्स है, ठीक है, हेलो एल्केन है। अगर मैं यहीं पे कहूं कि हमारा CH3 है, CH है, और इसके साथ हमने एक CH3 और जोड़ा है, यहाँ पे मैंने Cl जोड़ा, तो ये हो जाएगा हमारा 2 डिग्री हेलो एल्केन, ठीक है। अगर मैं कहूं कि मुझे दिया गया है CH3, C, इसके साथ CH3, यहाँ भी CH3, और यहाँ पे मैंने Cl लगाया, तो हमारा 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, हेलो एल्केन है। और मोनो हेलो एरिन्स में जैसे हम बात करें, आपको एग्जांपल दिया गया है, सॉरी ये 3 डिग्री है, ये हमारा 3 डिग्री है। और मोनो हेलो एरिन्स में बात करें तो जैसे हमें दिया गया है बेंजीन रिंग पे एक ही लगा के दे दिया गया है बेटा, बेंजीन रिंग पे एक ही हाइड्रोजन, जैसे क्लोरोबेंजीन, ये हमारा मोनो हेलो एरीन है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें डाई हेलो एल्केन्स और डाई हेलो एरीन्स में, तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम डाई हेलो एल्केन्स की बात करेंगे। डाई हेलो एल्केन्स में एक जैसे हम इधर देखिए, ये बनाए हैं CH3, C, और इसके साथ H, यहाँ पे मैंने एक क्लोरीन जोड़ दिया, एक क्लोरीन ऐसे जोड़ दिया। तो ये अगर एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, हालांकि इस तरह से तो नहीं जुड़ता है, जुड़ने का इसका तरीका कुछ अलग होता है, ये इस तरह से होता है। यह है हमारा CH3, CH, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, ये है जेमिनल, ये है हमारा जेमिनल डाई हैलाइड, ठीक है। जेमिनल को बोलते हैं, जब नेमिंग में इसको बोलते हैं एल्काइलिडीन बोलते हैं। और एक हमारा यही डाई हेलो एल्केन में एक और होगा CH3, जैसे यहाँ पे देखिए CH, इसके साथ हमने Cl जोड़ दिया, यहाँ पे CH2, इसके साथ हमने Cl जोड़ दिया, ये विसिनल है, ये हमारा विसिनल डाई हैलाइड है, विसिनल डाई हैलाइड। ये जो हमारा विसिनल डाई हैलाइड है, इसको बोलते हैं एल्काइलीन। क्या बोला जाता है इसको एल्काइलीन बोला जाता है। यही डाई हेलो एरिन्स में बात करें तो जैसे यहाँ पे हमने देखा कि बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग पे यहाँ पे हमने क्लोरीन जोड़ दिया, यहाँ पे क्लोरीन जोड़ दिया, तो ये हो जाएगा हमारा 1,2 डाई ये हमारा 1,2 डाई क्लोरोबेंजीन, ठीक है। और पाली में क्या होगा, जैसे पाली में देख लो क्लोरो, उसकी बात कर लेते हैं हेलो एल्केन की, पाली हेलो एल्केन की, जैसे हमारा CCl4 हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया। हेलो एरीन में देख लेते हैं, जैसे बेंजीन रिंग से हमने यहाँ पे Cl जोड़ दिया, यहाँ पे Cl जोड़ दिया, यहाँ पे Cl जोड़ दिया, पैरा पे भी Cl जोड़ दिया, तो ये पाली हेलो एरीन बन गया। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्लासिफाई कर सकते हैं। ये हमारा जेमिनल फॉर्म होता है, ये विसिनल फॉर्म होता है। जेमिनल को बोलते हैं एल्काइलिडीन डाइहैलाइड और विसिनल को बोलते हैं एल्काइलिन डाइहैलाइड, ठीक है। तो इस तरह से क्लासिफिकेशन और भी होता है, आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, ज्यादा टाइम मत लगाइए। ओके बेटा, ठीक है, हाँ ठीक। अब हम नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं। हाँ, नॉमेनक्लेचर की बात करें
तो IUPAC नेमिंग कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। इसके IUPAC नेमिंग के लिए इसके IUPAC अगर हम IUPAC नेमिंग की बात करें बेटा तो आपको पता है कि जो इसका रूल होता है, सभी को पता है रूल क्या होता है। IUPAC नेमिंग का रूल क्या हो जाएगा इसका, ध्यान दीजिए। अगर हम IUPAC नेमिंग के रूल की बात करते हैं तो नेमिंग आप कैसे करते हो, सबसे पहले आप यहाँ पे प्रीफिक्स 1 लिखते हो, प्रीफिक्स 1। प्रीफिक्स लिख रहा हूं क्या, प्रीफिक्स, एक मिनट यार यहाँ पे थोड़ा ऊपर पड़ रहा है। प्रीफिक्स 1, फिर उसके बाद प्रीफिक्स 2, फिर उसके बाद वर्ड रूट, फिर उसके बाद सफिक्स 1, फिर उसके बाद सफिक्स 2। चलिए ध्यान दीजिएगा, इधर विशेष ध्यान देना बेटा, बिल्कुल विशेष। IUPAC नेमिंग का रूल तो आपने पढ़ा ही होगा, ऐसे ही लिखते हो IUPAC नेमिंग। जब आप बात करते हो प्रीफिक्स 1 की, तो ये जो हमारा प्रीफिक्स 1 होता है इसके लिए हमें यूज करना है, जैसे हेलो, हाइलोजन आ रहा है ना, तो हाइलोजन के लिए हमें यूज करना होता है हेलो। क्या यूज करना होता है बेटा, हेलो। ये हेलो हमारा क्या है, जैसे क्लोरो हो गया हमारा, ठीक है, फ्लोरीन है, फ्लोरो हो गया, ब्रोमीन है, ब्रोमो हो गया। इस तरह से हमें यूज करना होता है। मैं यहीं पे लिख देता, लेकिन जगह तो है, ठीक है। और प्रीफिक्स 2 में क्या लिखते हो, कार्बन की ब्रांच लिखते हो। क्या लिखते हो बेटा, कार्बन की ब्रांच लिखते हो प्रीफिक्स 2 में, ओके। आप प्रीफिक्स 2 में कार्बन की ब्रांच लिखते हो। वर्ड रूट में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स लिखते हो, कार्बन की काउंटिंग करते हो। सफिक्स 1 में जैसे एल्केन है तो एन लिखते हो, एल्कीन है, डबल बॉन्ड है तो इन लिखते हो, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लिखते हो। तो यहाँ पे अगर हमें हेलो एल्केन की बात करना है तो सीधे सीधे आप लिखोगे एन, सफिक्स 1। और सफिक्स 2 और हेलो एरीन के लिए क्या लिखोगे, इन। सफिक्स 2 में कोई फंक्शनल ग्रुप आता है, फंक्शनल ग्रुप आएगा तो उसका सफिक्स 2 लिख देना, फंक्शनल ग्रुप आएगा तब। बात समझ में आ रही है। इस तरह से IUPAC नेमिंग करना होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम बात कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे हमें दिया गया है फर्स्ट एग्जांपल, ए नंबर में हमें दिया गया है इस तरह से, यहाँ पे Cl लगा दिया है। तो पहले तो इसको हमें नेमिंग करने के लिए काउंटिंग करना पड़ेगा। काउंटिंग में इधर से करूं या इधर से, जिधर से ये नजदीक पड़े तो उधर से। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, तो हमारा 2 पे है, इसको लिखूंगा 2 क्लोरो, कई कार्बन है, 4 कार्बन के लिए क्या लिखते हो, ब्यूट। तो आप वर्ड रूट पे आ जाओ, ब्यूट लिखो, फिर सफिक्स 1 एन, 2 क्लोरो ब्यूटेन हो गया। बी नंबर पे अगर हम बात करें बेटा, बी नंबर पे अगर हम बात कर रहे हैं, जैसे हमें दिया गया है कुछ इस तरह से, मैं ज्यादा बातें नहीं करूंगा, सीधे मैं पढ़ाई पे फोकस करूंगा। यहाँ पे आपको ब्रोमीन दिया गया है, तो इसके नेमिंग के लिए क्या लिखोगे, काउंटिंग आप इधर से करो या इधर से करो। काउंटिंग आपको उधर से करना है जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में फर्स्ट है, बी पहले आता है तो काउंटिंग में इधर से करूंगा। तो हमारा हो जाएगा 2 पे ब्रोमो, 2 ब्रोमो, फिर 3 पे क्लोरो, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, तो ब्यूट लिखो, फिर सारे सिंगल बॉन्डेड हैं तो ब्यूटेन हो जाएगा, ठीक है। और भी नेमिंग की बात करते हैं, जैसे इसकी हम बात करें, मान लीजिए आपको जेमिनल वाला दिया है कुछ इस तरह से, CH3, ये C नंबर है हमारा, CH3, CH, यहाँ पे Cl दिया है, यहाँ पे CH2, यहाँ पे Cl दिया है। ये हमारा ये हमारा है
बिसिनल डाई है भाई, ठीक है बेटा, ये हमारा बिसिनल है, जेमिनल वाला बाद में लेंगे। अगर हम बिसिनल के लिए बात करते हैं तो इसको हमें कैसे लिखना होगा? बिसिनल के लिए हमने सीधे सीधे तो देखो आईपीएससी के अकॉर्डिंग कर सकते हो, नहीं तो बिसिनल के लिए हमने एल्काइलिन नाम लिया था, तो इसके लिए मेथ एथ प्रोप, तो हमें लिखना होगा प्रोपाइलिन। क्या लिखना होगा? प्रोपाइलिन। फिर उसके बाद 1,2,2 डाई क्लोरो 2 डाई क्लोराइड, ठीक है, 2 डाई, अब क्लोरो क्यों लिखना है, 2 डाई क्लोराइड, ठीक है। नहीं तो आईपीएससी नेमिंग के अकॉर्डिंग बात करो तो सीधे सीधे लिख दो इसको 1,2 डाई क्लोरो, 3 कार्बन के लिए ब्यूट, तो ब्यूटेन हो जाएगा, ठीक, ओके। और जेमिनल के लिए हम बात करते हैं, जेमिनल के लिए अगर बात करें, बिसिनल था, जेमिनल के लिए जैसे हम बात करते हैं तो हमने लिया जैसे CH3 CH, इधर हमने Cl लगाया, इधर हमने Cl लगाया, इसका नाम कैसे रखोगे? एक तो नाम इसका ऐसे रखो जैसे आईपीएससी कहती है, तो इसको मैं लिखूंगा 1,1 डाई क्लोरो डाई क्लोरो हो गया ये हमारा डाई क्लोरो, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, वन डाई क्लोरो, ठीक है। 2 कार्बन के लिए क्या लिखते हो? एथेन, तो डाइक्लोरो एथेन हो गया। अगर इसका उस तरह से नाम लिखे हम, ठीक है बेटा, अगर हम इसका उस तरह से नाम लिखें जैसा कि हमने इसको एल्काइलिडीन बोला था, तो हो जाएगा हमारा, इधर मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं इथाइलिडीन, डाई क्लोराइड, 1,2 पे है डाई क्लोराइड, ये इसका आईपीएससी नेमिंग हो जाएगा। अच्छा ठीक है, तो जैसे हम बेंजीन के लिए बात करें, एक बेंजीन रिंग का भी आईपीएससी नेमिंग कर देते हैं। हमें दिया गया है, हमने सी तक देखा और एक डी भी देखा हमने, ये हमारा डी था, एक ई देख लेते हैं। ई पे हमें दिया गया है बेंजीन रिंग पे, यहाँ पे क्लोरो दिया है, ठीक है, और यहाँ पे ब्रोमो दिया गया है। तो इसके लिए हम लिखेंगे, इसके लिए ध्यान दीजिएगा, इसके लिए हम लिखेंगे 1 क्लोरो, पहले क्लोरो लिखा जाएगा या ब्रोमो लिखा जाएगा, एक बात बताइए, 1 क्लोरो लिखें या 1 ब्रोमो? हाँ, बी पहले आता है तो हमें पहले ब्रोमो लिखना होगा, 1 ब्रोमो, फिर 2 पे क्लोरो, 2 क्लोरो बेंजीन, ठीक, इस तरह से इसका आईपीएससी नेमिंग होता है। तो मैंने आईपीएससी नेमिंग भी लिख दिया, फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट डाउन कीजिए, मैं साइड में हट जाता हूं, ठीक है, लिख लिए बेटा, ओके। चलिए ठीक, आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट लिया, मैं आगे बढ़ता हूं, ओके। अब हम बात करने जा रहे हैं इसकी बॉन्ड प्रॉपर्टीज की, ठीक। अगर हम बॉन्ड प्रॉपर्टीज की बात करें, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हेलोइल्केन के लिए, और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी हम देखेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं देखेंगे, सीधे सीधे हम उसकी बॉन्ड की प्रॉपर्टीज बात कर लेते हैं, ठीक। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, ओके। बॉन्ड प्रॉपर्टीज बॉन्ड प्रॉपर्टीज की बात करते हैं बेटा, ये कैसे लिखा गया यार,
हमें बात करना है बॉन्ड प्रॉपर्टीज की। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगर हम बॉन्ड प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, सबसे पहले हमें इसके बॉन्ड नेचर की बात करना है। अगर हम बॉन्ड नेचर की बात करें, बॉन्ड नेचर कैसा होता है, ये R है, ये X है, तो ये जो हमारा बॉन्ड नेचर है ये पोलर है। क्यों है पोलर, ध्यान दीजिएगा। X हैलोजन, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इसमें माइनस जाएगा तो इस पे पार्शियल प्लस आएगा, ठीक है ना, इस पे इंड्यूस्ड प्लस आएगा तो ये लैम्डा पॉजिटिव, ये लैम्डा नेगेटिव। तो ये पोलर नेचर का होता है, ये पोलर नेचर का हो गया। और दूसरी अगर हम बात करें इसमें बॉन्ड लेंथ की, चलिए ध्यान दीजिएगा, आपको अगर बॉन्ड लेंथ की बात करनी है, अगर हमें बेटा बॉन्ड लेंथ की बात करनी है, तो बॉन्ड लेंथ के लिए जैसे Rx की अगर हमें बॉन्ड लेंथ की बात करनी है तो हमें बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर ये दिया जाएगा बेटा, ध्यान दीजिएगा। आप हाइड्रोजन के डाउन द ग्रुप जाते हो तो एटॉमिक साइज बढ़ता है, हाइड्रोजन ग्रुप में डाउन द ग्रुप जाते हो तो एटॉमिक साइज बढ़ता है, तो एटॉमिक साइज बढ़ने की वजह से इनका बॉन्ड लेंथ भी बढ़ेगा। जैसे हम बात करें, आपको दिया गया है इल्काइल फ्लोराइड, इसका बॉन्ड लेंथ कम होता है, फिर इसके बाद इल्काइल क्लोराइड, इसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होता है, फिर उसके बाद हमें दिया जाएगा इल्काइल ब्रोमाइड, इसका इससे भी ज्यादा होगा, फिर इसके बाद हमें दिया जाएगा इल्काइल आयोडाइड जो कि सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ होता है। बॉन्ड लेंथ के बाद हम लोग बात करेंगे बेटा इसके, बॉन्ड लेंथ के बाद हम लोग बात करेंगे बॉन्ड इंथैल्पी की। बॉन्ड इंथैल्पी क्या होता है, बॉन्ड बनने में लगी ऊर्जा या फिर बॉन्ड ब्रेक करने में लगी ऊर्जा, ठीक है, बॉन्ड को बनाने में लगाई गई एनर्जी या बॉन्ड को ब्रेक करने में लगाई गई एनर्जी, वो होती है बॉन्ड इंथैल्पी। चलिए ध्यान दीजिएगा, बॉन्ड इंथैल्पी की अगर हम बात करें Rx की, तो जितना ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगा, जितना ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगा उतना ही कम उसकी बॉन्ड की इंथैल्पी होगी, ठीक है, तो सबसे कम हमारे इसकी हो जाएगी। तो ज्यादा किसका होगा, जिसका बॉन्ड लेंथ कम होगा, Rf का सबसे ज्यादा, फिर RCl का, फिर RBr का, फिर RI का सबसे कम। अच्छा, यहीं पे हम बात कर लेते हैं एक और प्रॉपर्टी के, बात कर लेते हैं, और वो प्रॉपर्टी है हमारी, क्या प्रॉपर्टी है बेटा, वो प्रॉपर्टी है डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट, अगर हम डाइपोल मोमेंट की बात करें तो एक बात याद रखिएगा, जो आपका डाइपोल मोमेंट होता है वो म्यू होता है, और म्यू इज इक्वल टू चार्ज इनटू उसके डिस्टेंस, यानी कि बॉन्ड लेंथ पे डिपेंड करता है, ठीक है, चार्ज पे डिपेंड करता है और बॉन्ड लेंथ पे डिपेंड करता है। तो जिसका चार्ज और बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा उसकी डाइपोल मोमेंट भी ज्यादा होगी। तो इस केस में अगर हम Rx के डाइपोल मोमेंट की बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट होता है RCl का, फिर उसके बाद होता है फिर उसके बाद हो जाएगा हमारा, मैंने कहाँ पे गड़बड़ किया, चार्ज के बेसिस पे अगर हम बात करें, हाँ, तो हमारा हो जाएगा Rf का, फिर उसके बाद हमारा हो जाएगा RBr का, फिर उसके बाद हमारा हो जाएगा RI का, ठीक है, RI का हो जाएगा। ये आप लोग नोट डाउन कीजिए, ये बेहद इंपॉर्टेंट है, मैं इस पे स्टार मार्क कर देता हूं, ये बोर्ड के एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए, ठीक है। ओके, लिख लिए ना, चलिए ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं। अब ये मैंने बॉन्ड प्रॉपर्टीज लिख दिया, अब आगे हम बढ़ने जा रहे हैं। अब हम बात करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन की, इतना तो हमने डिस्कस कर लिया, अब हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात कर लेते हैं, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स की बात कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हेलो एल्केन्स को किस तरह से बनाया जाता है। सबसे पहले हमें बात करना है फ्रॉम एल्कोहल्स। एल्कोहल से अगर हमें हेलो एल्केन बनाना है तो ध्यान दीजिएगा, जब हम एल्कोहल से हेलो एल्केन बनाते हैं तो उस केस में जैसे हमें सबसे पहले इसमें दिया जाए ल्यूकास रिएजेंट। पहली बात हम करेंगे ल्यूकास रिएजेंट की। आपको फर्स्ट नंबर दिया गया है ल्यूकास रिएजेंट। ये ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, ल्यूकास रिएजेंट क्या है। ल्यूकास रिएजेंट हमारा होता है कंसंट्रेटेड
कंसेंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2, ये हमारा ल्यूकास रिएजेंट होता है। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा इससे कैसे हम बनाएंगे। हमें कोई एल्कोहल दिया गया है, चाहे 1 डिग्री दिया जाए, चाहे 2 डिग्री दिया जाए, चाहे 3 डिग्री दिया जाए, हमें कोई सा भी एल्कोहल दिया गया है, ROH हमें दिया गया है, एल्कोहल दिया गया है, इसका हमें ल्यूकास रिएजेंट लेना है, यानी कि हमें लेना है कंसेंट्रेटेड HCl प्लस हमें लेना है एनहाइड्रस ZnCl2। इसकी प्रेजेंस में जब हम रिएक्शन कराएंगे तो ये फॉर्म कर लेता है बेटा हमारा RCl। क्या फॉर्म कर लेता है हमारा RCl, हेलो एल्केन, यानी कि क्लोरो एल्केन फॉर्म कर लेगा। ठीक है, लेकिन बात ये होती है कि आपने जो एल्कोहल लिया है, ये एल्कोहल अगर इस तरह से सीधे सीधे, जैसे आपको दिया गया है CH3OH, ये हमारा मेथेनॉल है जो कि 1 डिग्री एल्कोहल है, ये 1 डिग्री एल्कोहल है। अगर आपको दिया जाए कुछ इस तरह से CH3CH2, ठीक है, और सॉरी CH3, यहाँ पे दिया गया आपको CH, इसके साथ एक CH3 और लगा है, यहाँ पे OH लगा है, तो ये हमारा 2 डिग्री एल्कोहल है, 2 डिग्री एल्कोहल है। अगर यहीं पे हम बात करें बेटा इस तरह से, मान लीजिए आपको दिया गया है CH3C, इधर भी CH3, इधर भी CH3, इधर OH लगा है, तो ये हमारा होता है 3 डिग्री एल्कोहल। यानी कि जिस कार्बन से एल्कोहल OH ग्रुप जुड़ा हो, अगर वो सिंगल कार्बन से फर्दर जुड़ा है तो 1 डिग्री, डबल कार्बन से जुड़ा है आगे तो 2 डिग्री, 3 कार्बन से और जुड़ा है तो 3 डिग्री। तो यहाँ पे बात ये होती है कि जब आप ल्यूकास रिएजेंट की ही बात कर रहे हो, तो ल्यूकास रिएजेंट के केस में ध्यान दीजिएगा, ल्यूकास रिएजेंट के केस में अगर इसके रिएक्टिविटी की बात करें, अगर हम बेटा रिएक्टिविटी की बात करते हैं, तो जो इसकी रिएक्टिविटी होती है 3 डिग्री एल्कोहल की ज्यादा होती है, फिर 2 डिग्री की होती है, फिर 1 डिग्री की होती है। बात समझ में आ रही है। आगे हम रिएक्शन करा रहे हैं इसका सेकंड नंबर, यहां पे लिख देता हूं मैं, हम सेकंड रिएक्शन इसका करा रहे हैं NaBr के साथ, प्लस में हमें लेना है H2SO4, NaBr साथ में H2SO4। इसके साथ अगर हम रिएक्शन कराएं एल्कोहल का इसके साथ अगर हम रिएक्शन कराएं NaBr प्लस में H2SO4, तो ये फॉर्म करेगा हमारा RBr, एल्काइल ब्रोमाइड। साथ में और भी चीजें फॉर्म करता है, जैसे सोडियम बाइसल्फेट NaHSO4, और क्या फॉर्म कर सकता है ये, और क्या फॉर्म कर सकता है, हाँ सही तो है, NaHSO4 फॉर्म कर लेगा। ठीक है, साथ में हाइड्रोजन गैस भी देता है, साथ में हमारा H2 गैस भी देता है। बात समझ में आ रही है। तो इस तरह से रिएक्शन होते हैं। और दूसरा रिएक्शन दूसरा हो गया, तीसरे की बात करते हैं बेटा। अगर हम तीसरे रिएक्शन की बात करें एल्कोहल से ही, तो जैसे हमें दे दिया गया है PCl5, अगर हमें PCl5 दिया गया है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड दिया गया है, तो आपने एल्कोहल लेना है, एल्कोहल का रिएक्शन कराना है PCl5 के साथ। जब आप PCl5 के साथ इसको हीट करोगे तो ये फॉर्म कर लेगा हमारा, ये फॉर्म करेगा RCl प्लस में साथ में POCl3, ठीक है, फास्फोरस हाइपोट्राइक्लोराइड, साथ में क्या फॉर्म कर लेगा ये हमारा HCl फॉर्म कर लेता है। ठीक है, अगर यही रिएक्शन हम कराएं फोर्थ पे अगर हम बात करें बेटा कि हमें दिया गया है PCl3 दिया गया है, PCl3 के साथ एल्कोहल की रिएक्शन कराएंगे, तो ध्यान दीजिएगा जब आप PCl3 के साथ कराते हो तो ये RCl फॉर्म करेगा, साथ में H3PO3 फॉर्म करेगा, H3PO3 फॉर्म कर लेता है। बात समझ में आ रही है बेटा। और ये हमारा 3 मॉलिक्यूल ये होता है, 3 मॉलिक्यूल इसका, तो हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा इसको भी 3 है। बात समझ में आ रही है।
तो ये मैंने एल्कोहल के थ्रू प्रिपरेशन को मैंने बताया। और भी है, अभी और बातें करेंगे, जगह नहीं है, आप लोग नोट डाउन कीजिए तो आगे बढ़ते हैं, तो जगह हो जाए तो और भी बातें कर लेते हैं। 4th नंबर पे हमने किया, अब 6th नंबर की बात करेंगे। ठीक है, चलिए, ओके, हाँ ठीक है। आगे अगर हम बात करें बेटा, यही मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हमने 4th नंबर तक देखा। अगर हम 5th की बात करें तो 5th में हमें दिया जाएगा SOCl2, साथ में हमें दिया गया है NH2, NH2, इसको पायरिडीन बोला जाता है, ये पायरिडीन होता है NH2, और ये हमारा होता है डार्जन्स रिएक्शन, ये है डार्जन्स रिएक्शन। ध्यान दीजिएगा, आपको एल्कोहल दिया गया है ROH, आपने डार्जन्स रिएजेंट लिया, आपने डार्जन्स रिएजेंट लेने के बाद जब रिएक्शन कराया तो ये फॉर्म कर लिया हमारा, ये फॉर्म कर लेता है RCl। और भी बाई प्रोडक्ट बनते हैं, इतने पे ही फोकस करना है। इसके केस में हमारा एल्काइल क्लोराइड फॉर्म होता है। ठीक है, साथ ही हमें जैसे और भी रिएक्शन कराना है छठा नंबर का, तो इसमें देखिएगा जरा, आपको रेड फास्फोरस दिया जाएगा, रेड फास्फोरस दिया जाएगा बेटा। आपको रेड फास्फोरस दिया जा रहा है, रेड फास्फोरस के साथ प्लस में आपको X2 कोई भी हाइड्रोजन दिया जाए, जैसे X2Cl2 दे दिया जाए या Br2 दे दिया जाए। इसके साथ अगर हम रिएक्शन कराएंगे, जैसे Cl2 है विद रेड फास्फोरस, एल्कोहल, साथ में आपको दिया गया Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस, तो ये फॉर्म कर लेगा RCl। अगर आपको दिया गया है एल्कोहल प्लस में दिया गया है आपको Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस, तो ये फॉर्म कर रहा है RBr। ठीक है बेटा, इस तरह से मैंने मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन बताया है। और भी हैं हेलो एल्केन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन, पहले आप इतना लिखिए। फर्स्ट नंबर हमने जिक्र किया है फ्रॉम एल्कोहल्स, एल्कोहल से बन गया, अब हम हाइड्रोकार्बन से जिक्र करेंगे, पहले आप नोट डाउन कीजिए। ठीक है, हो गया होगा आशा करता हूं। ठीक है, अब हम इसी हेलो एल्केन को बनाएंगे फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन से हम बनाएंगे। ठीक है, अभी तक तो हम लोगों ने एल्कोहल से बनाया था, अब हम हाइड्रोकार्बन से बनाएंगे। जैसे ध्यान दीजिएगा, हमें बात करना है बेटा सबसे पहले हाइड्रोकार्बन्स में, हाइड्रोकार्बन्स, सबसे पहले हाइड्रोकार्बन्स में अगर हम बात कर रहे हैं तो हम ले लेते हैं एल्केन की बात करेंगे, यानी कि हमें सीधे सीधे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात करना है, सिंगल बॉन्डेड कार्बन वाले, कार्बन एटम वाले हाइड्रोकार्बन की बात करना है फ्रॉम एल्केन्स। ठीक है, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स में हम सबसे पहले बात करेंगे बेटा, फर्स्ट नंबर हम बात करने वाले हैं बाई एल्केन्स। तो यार इधर सही से खड़े नहीं होते बन रहा, बाई एल्केन्स, हमें एल्केन्स के थ्रू बनाना है। ठीक है, अगर हम एल्केन्स की बात करें, ध्यान दीजिएगा, अगर हम एल्केन्स की बात करें उस पे हमें सीधे सीधे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट हमें रिएक्शन कराना होता है। तो यहां पे होता है हमारा हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन होता है। ठीक है, हैलोजिनेशन इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में हैलोजिनेशन होता है। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये हैलोजिनेशन होता कैसे है। आपको दिया गया है मीथेन CH4 दिया गया है और आपको क्लोरीन गैस दी गई है। जब इस पे सनलाइट पड़ेगा
तो ये सबसे पहले एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके एक क्लोरीन जुड़ जाएगा, ये बनाएगा CH3Cl और साथ ही HCl बनाएगा, वो बाई प्रोडक्ट में नहीं लिख रहा हूँ। अगर यही एक्सेस में हम क्लोरीन गैस ले लेते हैं, फिर से सनलाइट की प्रेजेंस लगाते हैं, तो एक हाइड्रोजन फिर से सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, ये बन जाएगा Cl2। फिर से अगर हम क्लोरीन अभी एक्सेस में लिए ही हैं, आगे फर्दर रिएक्शन होगा तो एक हाइड्रोजन को और सब्स्टिट्यूट कर देगा, ये बन जाएगा CHCl3। और भी आगे फर्दर रिएक्शन ले जाएंगे तो ये हमारा बन जाएगा CCl4 बन जाएगा। ये हमने हाइड्रोकार्बन यानी कि जिसमें हमने बात किया फ्रॉम एल्केन्स से हमने बात किया है। अब सेकंड नंबर हम बात करने जा रहे हैं बेटा, सेकंड पे हमें बात करना है। सेकंड नंबर ये थोड़ा कम दिख रहा है, वैसे दिख तो रहा होगा पर मुझे नहीं ठीक लग रहा। सेकंड नंबर पे हमें बात करना है बेटा बाई एल्केन्स। अब एल्केन्स के थ्रू हमें बनाना है। अगर हमें एल्केन्स से बनाना है तो सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे, एल्केन्स में भी और भी टाइप आते हैं, जैसे इसमें हम बात करेंगे ए नंबर पे। ए पे हमें बात करना है बेटा, ए पे हमें बात करना है एल्केन्स से अगर हम बना रहे हैं तो एडिशन ऑफ HX हमें कराना है, इस पे एडिशन ऑफ HX। और ये जो HX का हम एडिशन कराएंगे, ये हम इसका कराएंगे हेट्रोलिटिक बॉन्ड डिसोसिएशन कराएंगे था, हेट्रोलिटिक बॉन्ड डिसोसिएशन करा के, हेट्रोलिटिक बॉन्ड डिसोसिएशन करा के करेंगे। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे विशेष ध्यान देना बेटा। हेट्रोलिटिक बॉन्ड डिसोसिएशन करा के हम किस तरह से HX का एडिशन कराएंगे एल्केन्स पर और हम बनाएंगे हेलो एल्केन्स। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपको एल्कीन दिया जाएगा, लेकिन इसके लिए आपके दो तरीके होते हैं, दो रूल लगता है। दोनों रूल को मैं समझा देता हूं। इस पे जब हम एडिशन कराएंगे HX का एल्कीन पर, तो एक होता है मार्कोनी काप्स रूल, मार्कोनी काप्स रूल, और दूसरा होता है एंटी मार्कोनी काप्स रूल। एक होता है मार्कोनी काप्स रूल और दूसरा होता है एंटी मार्कोनी काप्स रूल। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये मार्कोनी काप्स रूल और एंटी मार्कोनी काप्स रूल होते क्या हैं, ध्यान देना बेटा। मार्कोनी काप्स रूल में क्या होता है, नेगेटिव पार्ट जो कि X होता है अटैच्ड विद दैट कार्बन वेयर हाइड्रोजन इज लेस। ये मार्कोनी काप्स रूल होता है। इसमें देखिएगा कैसे, आपको दिया गया है CH3, ठीक है, बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। आप अगर इसका बॉन्ड ब्रेक कराओ तो बॉन्ड हमें हेट्रोलिटिक ही कराना है। क्यों बॉन्ड हेट्रोलिटिक हमें कराना है? क्योंकि जब हम हेट्रोलिटिक बॉन्ड डिसोसिएशन कराएंगे, तभी ध्यान सुनिएगा, तभी जो है हम यहाँ पे जो HX है इसका नेगेटिव पार्ट बना पाएंगे। जैसे इसके देखिए, यहाँ पे देखिए बेटा, हम इस वाले बॉन्ड के सारे इलेक्ट्रॉन को इस कार्बन को दे देंगे, तो इस पे माइनस जाएगा, इस पे प्लस जाएगा। तो इस पे जब हम एडिशन कराएंगे HX का भी हमें बॉन्ड डिसोसिएशन कुछ इस तरह से करना है। X पे नेगेटिव जाएगा, इस पे पॉजिटिव जाएगा, तो X हमारा यहाँ पे आके जुड़ेगा जहाँ पे हाइड्रोजन कम है जिस कार्बन से, तो हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा कुछ इस तरह से, CH3 CH, इसके साथ X बॉन्ड, CH2 था, एक हाइड्रोजन और जुड़ गया, CH3 हो गया। इसमें देखिएगा एंटी मार्कोनी काप्स रूल में क्या कहता है बेटा, ध्यान दीजिएगा। एंटी मार्कोनी काप्स रूल के अकॉर्डिंग बात करता है कि जो नेगेटिव पार्ट होता है बेटा, नेगेटिव पार्ट यानी कि जो हमारा X है, वो नेगेटिव पार्ट X अटैच होता है, अटैच्ड विद दैट कार्बन वेयर हाइड्रोजन इज मोर, जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा हो। चलिए ध्यान दीजिएगा इधर,
लेकिन ये जो एंटी मार्कोनी कॉप्स रूल होता है, इसके लिए विशेष रूल होता है। ओनली HX जो आप लोगे, ये हमारा HX जो होना चाहिए, ये हमारा HBr होना चाहिए, और साथ ही साथ हमें पराक्साइड लेना पड़ेगा, प्लस में हमें पराक्साइड लेना पड़ेगा। और पराक्साइड जैसे हम बात करते हैं, आपको लेना है H2O2, हाइड्रोजन पराक्साइड। बात समझ में आ रही है? ठीक है, इधर ध्यान दीजिएगा। और भी अगर हम इसके रिएक्शन की बात करें, आपको एल्कीन दिया गया है, आपको बेटा एल्कीन दिया गया है, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इधर आपको HBr दिया गया है। HBr दिया तो गया है, पर HBr की प्रेजेंस लगाना है H2O2 की प्रेजेंस में। जो HBr दिया है बेटा, आपको H2O2 की प्रेजेंस के साथ ही रिएक्शन कराना है। एक मिनट यार, H2O2, तब यहाँ पे देखिए बॉन्ड ब्रेक करोगे, ये वाला इस पे आएगा, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, इसका बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इस पे जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। तो ध्यान दीजिएगा ये क्या बना रहा है, इधर देखिएगा, विशेष ध्यान दीजिएगा। इसके साथ हमें H को जोड़ना है, CH3, अगर इसके साथ मैं H जोड़ दूं, ये CH2 हो जाएगा बॉन्ड, इसके साथ X जोड़ दूंगा तो CH2, इसके साथ XBr जुड़ रहा है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये बना हमारा एंटी मार्कोनी कॉप्स रूल के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट। ठीक, आप इसको नोट डाउन कीजिए, मैं आगे बढ़ता हूँ। फटाफट आप लोग बेटा इसको नोट डाउन कीजिए, मैं आगे बढ़ूँ। ओके, एक बार चेक करता हूँ। ठीक है, अब इसी हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन्स पे बात कर रहे हैं। एल्केन्स के थ्रू, एल्केन्स में मैंने पहला बताया कि आपको HX का एडिशन करना है। किसका एडिशन करना है बेटा? आपको HX का एडिशन करना है। फर्स्ट नंबर एडिशन ऑफ HX। अब हम बात करेंगे इसमें एडिशन ऑफ, इसमें हम बात करेंगे B नंबर पे, B, इसी एल्कीन पर हमें ऐड करना है एडिशन ऑफ X2 के एडिशन की हम बात कर लेते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, हम X2 के एडिशन करके एल्कीन पर हैलो एल्केन कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, आपको दिया जा रहा है पहली बात तो एल्कीन CH, आपको दिया गया एल्कीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये आपको एल्कीन दिया गया है। इस पे हम एडिशन कराएंगे X2, जैसे हम ले लेते हैं Br2। ठीक है, Br2 हमने लिया। अगर हम प्रेजेंस लगा दें कार्बन टेट्राक्लोराइड के, तो ये फॉर्म कर लेगा हमारा CH3 CH, इसके साथ जुड़ेगा एक Br, और CH2 के साथ जुड़ जाएगा एक Br। लेकिन यही कंडीशन थोड़ा सा अगर हम चेंज कर दें, यही कंडीशन हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, जैसे हमें दिया गया है CH3, ठीक है, CH डबल बॉन्ड CH2, एल्कीन हमें दिया गया है। इस पे हम Br2 का एडिशन तो करा रहे हैं, पर हमें CCl4 नहीं दिया गया है। 700 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर या फिर 800 डिग्री सेल्सियस हमें टेम्परेचर दे रखा है, तो उस केस में एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन बनेगा। जो हैलो एल्केन बनेगा वो एलाइलिक का मतलब होता है कि आप डबल बॉन्डेड कार्बन के बगल वाले कार्बन एटम पे कुछ सब्स्टिट्यूट करोगे। ठीक है, ये हमारा बनेगा जैसे ये देखिए, CH3 था, एक हाइड्रोजन हमें हटा देना है। CH3 था तो हम एक हाइड्रोजन को हटा दे रहे हैं, एक हाइड्रोजन को हटाएंगे CH2 हो जाएगा, इसके साथ हम Br जोड़ दे रहे हैं, बॉन्ड यहाँ पे CH, यहाँ पे CH, और ध्यान सुनिएगा ये CH हो गया, और इसके साथ भी हमें H जोड़ देना है, जो यहाँ से H हटा था CH2 हो जाएगा, और बॉन्ड यहाँ पे जरा सी मिस्टेक हो रही, कहाँ पे कर रहा हूँ मैं मिस्टेक, एक मिनट, हाँ यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया। ये एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन बनेगा, तो एलाइलिक का मतलब होता है डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के बगल वाले कार्बन एटम पे सब्स्टिट्यूट होके कुछ आके जुड़े। ये बनेगा हमारा CH2 और इसके साथ हमारा Br, बाकी सेम ऐसे ही रहने, तो CH डबल बॉन्ड
CH2 एलाइलिक सब्स्टिट्यूटेड हेलो एल्कीन है ये। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं? आगे आगे ले जाओगे इसको, फर्दर रिएक्शन कराओगे तो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो यहां तक मैंने बताया कि आपने एडिशन कराना है। जैसे आपने सेकंड नंबर पे हेलो एल्कीन पर एडिशन कराना है डाई हाइलोजन का। ठीक, एल्कीन पर आपने डाई हाइलोजन का एडिशन करा के हेलो एल्कीन बनाया है। अब हम बात करते हैं आगे। अभी तो हमने एल्कीन से बनाना देख रहे हैं हम लोग, एल्कीन से किस तरह से बनाते हैं। ठीक, लेकिन अब हम जो बात करने जा रहे हैं, ये तो हमारा था कौन सा नंबर बेटा, चेक कर लेता हूं। हाँ, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स में हमने एल्कीन से देखा। अब हम बात करने जा रहे हैं थर्ड नंबर। थर्ड नंबर पे हम बात करेंगे बेटा, थर्ड पे हम बात करेंगे बाई हाइलोजन एक्सचेंज। आपको पहले से हेलो एल्केन दिया जाएगा, हाइलोजन एक्सचेंज, उस पे हम हाइलोजन को एक्सचेंज करके कुछ अलग हेलो एल्केन बनाएंगे। बाई हाइलोजन एक्सचेंज। चलिए ठीक है, हाइलोजन को एक्सचेंज करके हम कैसे बनाएंगे, ये हमारा थर्ड नंबर है। हाइलोजन को एक्सचेंज करके कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा बेटा। ओके, आपने जब सबसे पहले इसमें एक बात करनी है कि हाइलोजन का एक्सचेंज करके अगर हमें बनाना है तो एक नेम्ड रिएक्शन आती है, ये जरूर याद रखिएगा। विशेष इस पे मैं स्टार मार्क कर देता हूं, इस पे स्टार मार्क कर देता हूं। एक नेम्ड रिएक्शन आता है जिसका नाम है फिंकल-स्टीन रिएक्शन। ये है हमारा फिंकल-स्टीन रिएक्शन। अगर हम फिंकल-स्टीन रिएक्शन की बात करते हैं तो आपको दिया जाएगा बेटा कोई सा भी हेलो एल्केन, कोई सा भी आरएक्स दे रखा है, साथ में आपको दिया है सोडियम आयोडाइड। क्या दे रखा है बेटा, सोडियम आयोडाइड, और रिएक्शन कराना है इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। किसकी प्रेजेंस में बेटा, एसीटोन की प्रेजेंस में अगर हम रिएक्शन कराएंगे तो ये फॉर्म कर लेगा हमारा, क्या फॉर्म कर लेगा, RI एल्काइल आयोडाइड साथ में NaX, यानी कि हैलोजन एक्सचेंज हो गया है। ये फिंकल-स्टीन रिएक्शन। अगर यहीं पे हम बात करें, एक और टाइप की रिएक्शन होती है जिसका नाम होता है स्वार्ट्ज रिएक्शन। एक और टाइप की रिएक्शन होती है यही हैलोजन एक्सचेंज में, स्वार्ट्ज रिएक्शन हमें बात करना है। तो स्वार्ट्ज रिएक्शन के लिए हमें दिया जाएगा कोई सा भी हैलोजन और उसके साथ दिया जाएगा, देखिए स्वार्ट्ज रिएक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करें। हाँ, इधर देखिएगा, आपको दिया गया है RX, कोई सा भी हेलो एल्केन, साथ में आपको दिया गया है AgF दे रखा है, या फिर आपको दिया है Hg2, F2 दे रखा है, Hg2, F2 दे रखा है, या फिर आपको दे रखा है PbF2। तो सीधे सीधे हम AgF को ले रहे हैं, तो जब हम इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये हमारा फॉर्म कर लेगा बेटा RF, एल्काइल फ्लोराइड, सीधी सी बात है। ठीक, अगर हमने सिल्वर लिया था तो हमारा बन जाएगा AgX। ओके, तो ये हमारा फिंकल-स्टीन है, ये स्वार्ट्ज रिएक्शन, ये दोनों नेम्ड रिएक्शन है बाय द हाइलोजन एक्सचेंज, याद रखिएगा। ओके, ये आपको याद होना ही चाहिए किसी भी हालात में। आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए। अभी एक और रह गया है, एक अभी और है, बाहर बाहर ठीक है, चल रहा है। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और है इसमें, फोर्थ नंबर की बात करते हैं बेटा। फोर्थ में हमें बात करना है बाई सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के सिल्वर साल्ट से हम लोग कैसे बनाएंगे, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड के सिल्वर साल्ट से हम रिएक्शन कराएंगे। लेकिन यहां पे भी एक नेम्ड रिएक्शन आता है जो कि होता है बोरोडीन हंसडीकर रिएक्शन।
बोरोडीन हंसडीकर रिएक्शन, जो कि कुछ इस तरह से होता है। ये विशेष नेम्ड रिएक्शंस हैं, इनको याद रखिएगा, स्टार मार्क करके मैं लिख रहा हूँ और बोल भी रहा हूँ, साथ के साथ अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आपको दिया जाएगा सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, लाइक हमने बात किया है CH3COOAg, ये सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसके साथ हमें ब्रोमीन लेना है, डाइब्रोमीन, और प्रेजेंस लगानी है CCl4 की। तो रिएक्शन के बाद ये फॉर्म कर लेगा हमारा बेटा, ये फॉर्म करेगा CH3Br, मिथाइल ब्रोमाइड या ब्रोमोमीथेन, प्लस में फॉर्म करेगा कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ ही साथ ये फॉर्म कर लेगा AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड। यह है हमारा बोरोडीन हंसडीकर रिएक्शन। तो बाई हेलोजन एक्सचेंज ये था, बाई सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ये था। बाई हेलोजन एक्सचेंज में आपने क्या करना है, आपने फिंकल-स्टीन रिएक्शन को याद रखना है और टर्स रिएक्शन को याद करना है। बाई सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर इससे आप हेलो एल्केन बना रहे हो तो आपको बोरोडीन हंसडीकर रिएक्शन याद करना है, ठीक है, याद रहेगा। हाँ, मैं साइड में होता हूँ, आप लोग नोट डाउन कीजिए। चलिए अब हम लोग बात करने जा रहे हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरीन्स की, ठीक है। हम बात करेंगे अब मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरीन्स की, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हेलोएरीन्स के मेथड ऑफ प्रिपरेशन की जब हम बात करेंगे, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं फर्स्ट नंबर पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक फर्स्ट हम बात करेंगे बेटा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। अगर हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, आपको दिया गया है बेंजीन, ओके। अब इस बेंजीन रिंग पर हमें क्लोरीन का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराना है। क्लोरीन उस पे जाके इलेक्ट्रोफाइल की तरह जुड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन हटेगा, हाइड्रोजन जब हटेगा तो अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी बेंजीन रिंग पे, तो बेंजीन रिंग से कोई इलेक्ट्रोफाइल आके जुड़ जाएगा जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हमें लगाना पड़ेगा एनहाइड्रस AlCl3 या फिर हमें लेना होगा FeCl3, तब जाके ये फॉर्म करेगा हमारा, एक तो बनाएगा क्लोरोबेंजीन, एक क्लोरोबेंजीन बनाएगा और साथ ही हमारा बनाएगा HCl। अगर मैं यही रिएक्शन कराऊं, यही मैं सेम रिएक्शन कराऊं इस तरह से, बेंजीन हमने लिया, क्लोरीन गैस के साथ हमें रिएक्शन कराना है, लेकिन हमें आयरन लेना है, आयरन वो भी हमें डार्क में रिएक्शन कराना है। जब हम डार्क में रिएक्शन कराएंगे तो ये हमारा देगा कुछ इस तरह से 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, या फिर हमें देगा 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, यहाँ पे क्लोरो, यहाँ पे क्लोरो। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरीन्स में हमने सबसे पहले इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखा है। क्या देखा है बेटा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं, बेहद इंपॉर्टेंट है, इसके बाद हम बात करेंगे बाई डाइएजोनियम साल्ट्स। अगर हम डाइएजोनियम साल्ट ले लें तो उससे किस तरह से हम हेलोएरीन बनाएंगे, तो ध्यान दीजिएगा। डाइएजोनियम साल्ट होता क्या है, पहले हमें डाइएजोनियम साल्ट मिलेगा कैसे। आपने बेंजीन लिया, बेंजीन को कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्शन कराया, प्लस में आपने कंसंट्रेटेड H2SO4 भी लिया था, तो बेंजीन से बन गया हमारा नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन को टिन और HCl के प्रेजेंस में जब रिएक्शन कराया गया तो ये फॉर्म कर लिया एनिलीन। ये है हमारा एनिलीन, ये एनिलीन होता है, और ये नाइट्रोबेंजीन है। नाइट्रोबेंजीन को SN और HCl के साथ जब हमने रिएक्शन कराया बेटा,
तो ये फॉर्म कर लिया हमारा एनिलीन। अब एनिलीन को जब हम सोडियम नाइट्राइट प्लस HCl की प्रेजेंस में 0 से 5 डिग्री सेल्सियस तक हीट देते हैं तो फॉर्म करता है बेंजीन डाइओजोनियम क्लोराइड। ये डाइओजोनियम साल्ट है, बेंजीन डाइओजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइओजोनियम क्लोराइड। अब इस बेंजीन डाइओजोनियम क्लोराइड से दो इंपोर्टेंट नेम्ड रिएक्शन आती हैं। इस बेंजीन डाइओजोनियम क्लोराइड से दो इंपोर्टेंट नेम्ड रिएक्शन आती हैं। इधर हमें एक नेम्ड रिएक्शन जानना है गाटरमान, गाटरमान, गाटरमान रिएक्शन। गाटरमान में क्या है, बेंजीन डाइओजोनियम क्लोराइड हमने लिया। इस बेंजीन डाइओजोनियम क्लोराइड को गाटरमान रिएक्शन की दो तरह की होती है, आपने कॉपर लिया और HCl लिया, तब इसने क्लोरोबेंजीन दिया। गाटरमान रिएक्शन में बेंजीन डाइओजोनियम क्लोराइड के साथ आपने कॉपर लिया और HBr लिया, तब इसने ब्रोमोबेंजीन दिया। ये गाटरमान रिएक्शन होता है। अब यही रिएक्शन मैं इस तरह से इसकी बात करूं, आपने सेंडमायर रिएक्शन कराना है बेंजीन डाइओजोनियम क्लोराइड का। बेंजीन डाइओजोनियम क्लोराइड का जब आप सेंडमायर रिएक्शन कराओगे तो आपको लेना पड़ेगा Cu2Cl2 HCl या CuCl, तब आपका बेंजीन क्लोरोबेंजीन बनेगा। अगर आप Cu2Br2 HBr लेते हो या CuBr लेते हो तब आपका बन जाएगा ब्रोमोबेंजीन। ये सेंडमायर है, ये गाटरमान रिएक्शन, ये दोनों याद रखना पड़ेगा। आपने लिया डाइओजोनियम क्लोराइड, सेंडमायर रिएक्शन में आपने Cu2Cl2 या फिर Cu2Br2 लेना है। साथ में अगर तुमने Cl2 लिया है तो HCl, Br2 लिया है तो HBr, या फिर आप CuCl ले सकते हो, CuBr ले सकते हो। आपने CuCl लिया तो क्लोरोबेंजीन, CuBr लिया तो ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, ओके बेटा। फिर आपने हीट किया HbF3 के साथ, HbF4 के साथ आपने हीट किया तो ये बन गया हमारा फ्लोरोबेंजीन। आपने पोटेशियम आयोडाइड के साथ हीट किया तो ये आयोडोबेंजीन बन गया। गाटरमान रिएक्शन भी इसी तरह से है, सेम जैसे आपका सेंडमायर रिएक्शन है उसी तरह से गाटरमान भी है। आप इसको विशेष याद रखिएगा, अपने माइंड में से फोटो छाप लो, इससे क्वेश्चन आएगा, 100% गारंटी है। आप इसको लिख सकते हो, ठीक हो। ये जो नेम्ड रिएक्शंस आती हैं, नेम्ड रिएक्शन से क्वेश्चन आते ही आते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरिन्स। दोनों को एक साथ पढ़ेंगे क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज थोड़ी सी होती है, इसलिए हम दोनों को एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम बात करने जा रहे हैं बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज। सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज। चलो जाओ तुम ऊपर भाई, हाँ इधर आ जाओ। चलिए फिजिकल प्रॉपर्टीज की हम बात करेंगे। सबसे पहले हम अगर बात करें फिजिकल प्रॉपर्टीज में तो जनरली हमें फोकस करना होता है फिजिकल में इसके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स पे, यही इंपॉर्टेंट है और कुछ भी नहीं, ठीक है। हम बात करेंगे इसमें मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स की। मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स की अब हम बात कर रहे हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, जब हम मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स की बात करते हैं, जैसे हमें हेलोएल्केन के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करना है, तो जो मेल्टिंग पॉइंट होता है और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है हेलोएल्केन्स का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर मास के। किसके? मॉलिक्यूलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे हमें दिया गया है, ध्यान से सुनिएगा, जैसे हमें दिया गया है RF, RCl, RBr, RI, तो इसमें किसका ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा? जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा। ऑब्वियस सी बात है, आयोडीन वाले का ज्यादा, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका। ये है हमारा मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। और यहाँ पे बात होती है ये, और ये भी बात होती है, जैसे हमें दे दिया गया हो, हमें दे दिया गया हो कोई भी हेलोजन सेम हो, बस एल्काइल ग्रुप चेंज होते जाए, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स चेंज होते जाए। जैसे यहाँ पे देखिएगा, आपको दिया गया है CH3Cl, फिर आपको दिया गया CH3CH2Cl, फिर आपको दिया गया CH3CH2CH2Cl। इसमें आप बताइए
कि किसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। ऑब्वियस सी बात है, मॉलिक्यूलर मास जिसका ज्यादा उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। और एक बात और याद रखिएगा, जैसे हम बात करें कि अगर हमें बात ही करनी है मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स की, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ब्रांचिंग के। तो जितना ज्यादा ब्रांच आएगा उतना ही मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होता जाएगा। ब्रांच बढ़ाने से मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ता है, तो कम टेम्परेचर पे ही बॉइल और मेल्ट होने लगता है, तो ब्रांचिंग होने से सरफेस एरिया बढ़ जाता है। अगर मैं कहूं कि मुझे दिया गया है बेटा हेलो एरीन, जैसे मुझे हेलो एरीन कुछ इस तरह से दिया गया है, अगर मुझे हेलो एरीन कुछ इस तरह से दिया गया है, ठीक है, 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, तो इसमें सिमेट्री है। क्या है बेटा? सिमेट्री है। अगर इसमें सिमेट्री है, इसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट मोर ज्यादा होता है देन आर्थो एंड मेटा। जैसे यहां पे देखो, अगर मैं यहां पे लगा देता तो आर्थो डाइक्लोरीन हो जाता, यहां पे लगाता तो मेटा हो जाता। पर यहां पे एक बात याद रखिएगा, इन दोनों से, इस वाले पोजीशन से और इस वाले पोजीशन से, ये वाला ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट शो करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें सिमेट्री आ जाती है। क्या आ जाती है? सिमेट्री, इसीलिए ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट शो करता है। और ये क्रिस्टल फील्ड लाइटिस में आसानी से फिट बैठ जाता है। जो क्रिस्टल लाइटिस होता है उसमें आसानी से बैठ जाएगा, और इसको हीट करने, इसको बॉइल करने के लिए, मेल्ट करने के लिए ज्यादा टेम्परेचर लगाना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स को मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आप लोग इनको नोट डाउन कीजिए। फिर उसके बाद हम केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। मैं साइड में हट जाता हूँ, ठीक है? चलिए ठीक है, यहां तक बात क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। जब हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे बेटा, तो हमें अलग अलग पढ़ना होगा, हमें अलग अलग डिस्कशन करना होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स के केमिकल प्रॉपर्टीज की हम बात कर रहे हैं सबसे पहले, ठीक है बेटा? सबसे पहले हम हेलो एल्केन्स के केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, जब हम हेलो एल्केन्स के केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो एक बात याद रखिएगा, ये 3 तरह का रिएक्शन शो करता है। फर्स्ट नंबर अगर हम बात करें, ये हमें सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन देगा। ओ माय गॉड, सबसे पहले ये बेटा हमें देगा सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। ठीक है, मैं आपसे बातें ज्यादा नहीं कर रहा हूं, सीधे पढ़ाने पे फोकस कर रहा हूं। ठीक, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, और दूसरा होता है एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन यहाँ पे सेकंड नंबर, ठीक है, सेकंड होता है एलिमिनेशन रिएक्शन। एक थर्ड भी होता है, ये बातें दोनों मैं कर लूंगा पहले, तब थर्ड वाले पे जाऊंगा। एलिमिनेशन, सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का ही जिक्र कर लेते हैं, इन दोनों की बाद में जिक्र करेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, जब हम सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन की बात करते हैं, सब्स्टिट्यूशन का मतलब कोई हटे, किसी को हटाया जाए। न्यूक्लियोफिलिक मतलब कोई न्यूक्लियोफाइल आए, जिसको न्यूक्लियस लविंग स्पीसी कहते हैं, वो आए और जुड़ जाए किसी को हटा करके। इसका मतलब यह हुआ कि कोई पहले से तो था, जैसे हम हेलो एल्केन की बात करते हैं, आपका हेलो एल्केन पहले से है, इस पे कोई न्यूक्लियोफाइल आए, ये न्यूक्लियोफाइल इस तरह से कुछ बॉन्ड ब्रेक करवाए कि इस पे माइनस जाए और इस पे प्लस जाए, तभी ये नेगेटिव चार्ज है तो इसके साथ जुड़ जाएगा, और ये जुड़ने के बाद बनाएगा हमारा कुछ इस तरह से प्रोडक्ट, ये बनाएगा हमारा RNU न्यूक्लियोफाइल।
और इस हाइड्रोजन को अलग कर देगा। लेकिन ये जो सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होता है ये दो तरह का होता है। कितने तरह का होता है बेटा? दो तरह का होता है। एक होता है हमारा SN1 रिएक्शन और दूसरा होता है SN2 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन। जो SN1 रिएक्शन होता है ये सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होता है। SN2 सब्स्टिट्यूशन बाईमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होता है। जब हम बात करेंगे यूनिमॉलिक्यूलर की, ये मल्टीपल स्टेप की रिएक्शन होती है। ये मल्टीपल स्टेप रिएक्शन होती है। और जब हम इसकी बात करते हैं ये सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है। ये सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है। ठीक है बेटा। मल्टीपल स्टेप्स हैं तो कौन कौन से स्टेप इसमें आएंगे बेटा? फर्स्ट नंबर हम बात करेंगे, फर्स्ट नंबर बॉन्ड डिसोसिएशन। फर्स्ट नंबर पे होता है बेटा बॉन्ड डिसोसिएशन। बॉन्ड डिसोसिएशन होने के बाद इसका सेकंड नंबर होता है इंटरमीडिएट फॉर्मेशन। इंटरमीडिएट फॉर्मेशन। फिर क्या हो जाएगा? फिर उसके बाद हो जाएगा थर्ड नंबर पे इंटरमीडिएट बना है तो उसका रीअरेंजमेंट करना है। रीअरेंजमेंट। और वो रीअरेंजमेंट क्यों करना है? फॉर स्टेबिलिटी, स्टेबल प्रोडक्ट फॉर्म करने के लिए हमें उसका रीअरेंजमेंट करना है। फिर फोर्थ नंबर पे न्यूक्लियोफिलिक अट्रैक्शन कराना है। अटैक कर देगा न्यूक्लियोफाइल उस पे जाके। जब हम सिंगल स्टेप के रिएक्शन की बात करते हैं तो सिंगल स्टेप की रिएक्शन जो होती है बेटा, जो सिंगल स्टेप की रिएक्शन होती है इसमें सिर्फ ट्रांजिशन स्टेट आता है। एक ही स्टेप की रिएक्शन है वो भी ट्रांजिशन स्टेट इस पे आएगा। इस पे ट्रांजिशन स्टेट आता है। एक बात और याद रखिएगा, एक बात बेटा और याद रखिएगा, जब हम बात करेंगे SN1 रिएक्शन की, SN1 रिएक्शन जो होता है बेटा ये 3 डिग्री RX पे ज्यादा काम करता है। फिर मतलब वर्क तो सभी पे करेगा, 3 डिग्री हाइलोएल्केन पे भी ज्यादा वर्क करेगा, मतलब ज्यादा रिएक्टिव होगा, 2 पे भी होगा, 3 पे 1 पे भी होगा, लेकिन ज्यादा रिएक्टिव होगा 3 पे, फिर 2 पे 2 डिग्री RX, फिर इससे कम हो जाएगा 1 डिग्री RX। इससे कम होता है बेटा हमारा 1 डिग्री RX। ठीक है। लेकिन जब हम SN2 की बात करते हैं तो SN2 में 1 डिग्री RX ज्यादा रिएक्टिव, फिर 2 डिग्री RX। और जब हम 3 डिग्री की बात करें, 3 डिग्री RX, 3 डिग्री हाइलोएल्केन की बात करें बेटा, तो जब हम 3 डिग्री की बात करते हैं हाइलोएल्केन की तो रिएक्शन डज नॉट शो, ये सीन रिएक्शन नहीं होता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम 3 डिग्री की बात करेंगे, सिंगल स्टेप की ही बात करेंगे। एक बात बताइए, माना कि हमें दिया गया है CH3, C, इधर भी CH3, इधर भी CH3, यहाँ पे लगा है Cl, इसके साथ कोई न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, मान लीजिए न्यूक्लियोफाइल ये आ रहा है, इस पे अटैक करेगा। तो एक बात बताओ, सिंगल स्टेप में ही क्या इसी डायरेक्शन से इसको हटाएगा भी Cl को और इसी डायरेक्शन से जुड़ जाएगा? पॉसिबल है? नहीं, इसके लिए जगह ही नहीं, स्टेरिक हिंड्रेंस आ जा रहा है। तो ये जो रिएक्शन नहीं हो रहा है ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं हो रहा है। जबकि 1 डिग्री होता तो 1 डिग्री के केस में कैसे हो जाता? इधर देखिएगा, माना कि हमें 1 डिग्री दिया है, जैसे हम कहें कि हमें दिया गया है RX, हमें 1 डिग्री दिया है, 1 डिग्री में लाइक मुझे दे दिया है मिथाइल क्लोराइड, क्लोरोमीथेन प्लस न्यूक्लियोफाइल इस पे आके अटैक कर देगा आसानी से, क्योंकि इसके पास कई सारी डायरेक्शन है, इसके पास कई सारी डायरेक्शन है। क्लोरोमीथेन है या फिर इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं
क्लोरोएथेन भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं है, आप लिख लीजिए, ठीक है। पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए अच्छे से। मैंने SN1 को भी लिखा है, SN2 को भी लिखा है। अगर आपको ज्यादा डिटेल में चाहिए बॉन्ड डिसोसिएशन कैसे होता है, बॉन्ड डिसोसिएशन की जब हम बात करते हैं तो बॉन्ड डिसोसिएशन दो तरह से होता है। एक होमोलिटिक बॉन्ड डिसोसिएशन होता है और एक हेट्रोलिटिक बॉन्ड डिसोसिएशन होता है। होमोलिटिक का मतलब होता है कि बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन एक एक पार्ट पे जाए, एक एक इलेक्ट्रॉन, यानी कि इक्वल बॉन्ड डिसोसिएशन होता है जिसमें फ्री रेडिकल बनता है। और हेड्रोलिटिक बॉन्ड डिसोसिएशन में क्या होता है कि बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन को कोई एक एटम ले लेता है, किसी एक पे प्लस चला जाता है, जो इलेक्ट्रॉन अपना कंप्लीट दिया, और जिसने कंप्लीट इलेक्ट्रॉन लिया उस पे माइनस जाता है। तो ये हेट्रोलिटिक बॉन्ड डिसोसिएशन होता है जिसमें कार्बोकैटायन, कार्बन आयन, इंटरमीडिएट्स बनते हैं। और होमोलिटिक बॉन्ड डिसोसिएशन में फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट बनता है। ये आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए तो मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है बेटा। ठीक है, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए आगे बात करते हैं, ठीक। अब हम नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं कि जैसे हम इसकी सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन की बात कर रहे हैं, इसके कुछ एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं, ठीक है बेटा। ठीक है, कुछ अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो जैसे हमें दिया गया है, हमें दिया गया है बेटा RX हेलो एल्केन दे रखा है। एक मिनट, कुछ ऐसे करके लिखता हूं, ज्यादा बेटर रहेगा। एक ही जगह पे लिखने की कोशिश करता हूं। आपको दिया गया है RX, इसका हमें रिएक्शन कराना है। एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, और एक और करा देना है, ये हो जाएगा। सबसे पहले हम RX की अगर रिएक्शन करा रहे हैं, हमें प्रेजेंस लगाना है एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड, साथ में हमें लेना है AgOH या फिर हमें लेना है मोइस्ट Ag2O सिल्वर ऑक्साइड। तो इसके केस में ये फॉर्म कर लेगा बेटा, पहली बात तो ये न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन कराएगा और ये फॉर्म कर लेगा एल्कोहल, एल्कोहल फॉर्म कर लेगा। ये फॉर्म करेगा बेटा एल्कोहल, साथ ही ये फॉर्म कर लेगा या तो KX फॉर्म करेगा या फिर NaX फॉर्म करेगा या फिर AgX फॉर्म कर लेगा, इस तरह से। दूसरा हमें बात करना है, दूसरे रिएक्शन की जब हम बात करेंगे, हमें दिया गया है पोटेशियम थायोल KSH, इस पे माइनस इस पे प्लस। पोटेशियम थायोल की प्रेजेंस में ये फॉर्म कर लेगा RSH और साथ ही ये फॉर्म कर लेगा KX, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें किसका हम रिएक्शन करा रहे हैं, सोडियम एल्कोक्साइड के साथ। अगर हम सोडियम एल्कोक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये बनाएगा हमारा R, ये फॉर्म कर लेगा बेटा ROR, यानी कि ये बनाएगा हमारा ईथर, ये बनाएगा ईथर ROR, साथ में ये फॉर्म कर लेगा हमारा NaX, ठीक है। तो इस तरह से हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के कुछ एग्जांपल लिखे। फटाफट आप लोग इसको याद कीजिएगा, जिस तरह से आप लिखते हुए देख रहे हो इसी तरह से आपके माइंड में याद भी होना चाहिए, छपना चाहिए। बात समझ में आ रही है? ओके, नोट डाउन कीजिए। अब हम बात करने जा रहे हैं हेलो एल्केन के एलिमिनेशन रिएक्शन की। सेकंड नंबर हम बात करेंगे, सेकंड नंबर पे बेटा हमें बात करना है हेलो एल्केन के एलिमिनेशन रिएक्शन की। एलिमिनेशन रिएक्शन, अगर हम एलिमिनेशन रिएक्शन की बात करें तो ध्यान दीजिएगा इसमें, एक मिनट, हाँ इसको यहां पे कर देते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब हम हेलो एल्केन के एलिमिनेशन रिएक्शन की बात करते हैं। मेरी बात गौर से सुनिएगा। जैसे आपको दिया गया है CH3 CH2
CH, इसके साथ लगा है ब्रोमीन, यहाँ पे CH3। इसके अगर हम एलिमिनेशन रिएक्शन की बात करें, एलिमिनेशन का मतलब होता है कि दो पार्ट एक ही कंपाउंड से, यानी कि दो एटम एक ही कंपाउंड से डायरेक्ट एलिमिनेट हो और वहां पे डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो, और ज्यादा एटम्स एलिमिनेट होंगे ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें एलिमिनेशन रिएक्शन की बात करना है। सबसे पहले हम एलिमिनेशन रिएक्शन की बात करेंगे एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में जब हम हीट करेंगे, या फिर हमें हीट करना है बेटा C2H5O K प्लस की प्रेजेंस में। ठीक है, पोटेशियम मेथॉक्साइड की प्रेजेंस में अगर हम हीट करेंगे तो यहां से फॉर्म होता है एलिमिनेट होगा, एक यहां से Br एलिमिनेट होगा, या फिर हाइड्रोजन यहां से एलिमिनेट हो सकता है, या इस कार्बन से एलिमिनेट हो सकता है। तो एक तो प्रोडक्ट हमारा बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, जो कि हमारा मेजर होगा, ये हमारा मेजर प्रोडक्ट होता है। और ये मेजर क्यों है? ये मेजर है हमारा अकॉर्डिंग टू सेडजिप्स रूल। ये सेडजिप्स रूल के अकॉर्डिंग हमारा मेजर प्रोडक्ट है, सेडजिप्स रूल के अकॉर्डिंग। और माइनर इसका क्या हो जाएगा? माइनर प्रोडक्ट लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन जो बनेगा, ये मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है, ये मेजर प्रोडक्ट है अकॉर्डिंग टू सेडजिप्स रूल। और जो लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनेगा कुछ इस तरह से CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये हमारा माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेडजिप्स रूल। आगे अगर हम बात करें बेटा, आगे अगर हम इसके जगह पे बल्कि बेस यूज कर लें, जैसे हमने लिया है पोटेशियम ब्यूटेन ऑक्साइड CH3 होल थ्राइस CO, इस पे माइनस, ये प्लस, इसके साथ हीट करें, ये हमारा बल्कि बेस होता है। बल्कि बेस की प्रेजेंस में अगर हम हीट करेंगे तो ये फॉर्म कर लेगा हमारा एक CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अब ये हमारा मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा जब हम बल्कि बेस यूज करेंगे। और हमारा दूसरा प्रोडक्ट CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, ये हमारा माइनर प्रोडक्ट होगा। ठीक है, आगे ध्यान दीजिएगा, ये तो हमने एलिमिनेशन रिएक्शन की बात किया। अब हम इसके थर्ड रिएक्शन की बात करने जा रहे हैं, हेलोएल्केन की। अगर हम हेलोएल्केन के थर्ड रिएक्शन की बात करें तो जो तीसरा रिएक्शन है हमारा, ये है बेटा, ये है रिएक्शन विद मेटल्स, रिएक्शन विद मेटल्स के साथ हमें रिएक्शन कराना है। ओके, रिएक्शन विद मेटल्स हमें कराना है, ध्यान दीजिएगा। जैसे हमें रिएक्शन कराना हो, हमें हेलोएल्केन दिया है, मैग्नीशियम मेटल दिया गया है, प्रेजेंस लगानी है ड्राई ईथर की, तो इस केस में ये फॉर्म कर लेगा हमारा RMgX, इस पे माइनस इस पे प्लस, जो कि एक तरह का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। याद रखिएगा RMgX को क्या बोलते हैं? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं, याद रखिएगा ये बात। ओके, ठीक है। और मेटल के साथ रिएक्शन हेलोएल्केन का क्या हो जाएगा? आगे देखिएगा, आपको RX दिया गया है, प्लस में तुम्हें सोडियम मालिक्यूल लिथियम मेटल दिया गया है। इसका हम ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो ये फॉर्म कर लेगा RLi प्लस में LiX। ठीक है बेटा। और एक रिएक्शन होता है वुड्स रिएक्शन, बेहद इंपॉर्टेंट, अब की बार जो लिखने जा रहा हूं वो बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है बेटा। वुड्स रिएक्शन वो किस तरह से होता है? आपको हेलोएल्केन के दो मॉलिक्यूल दिए जाएंगे, RX इधर, प्लस में दो एटम ऑफ सोडियम दिया जाएगा, प्लस में R आपको दिया जाएगा X R, मानी कि दो हाइड्रोजन आपको दिए गए हैं। साथ में यहां भी आपको ड्राई ईथर की प्रेजेंस लगाना है। ड्राई ईथर की जब हम प्रेजेंस लगाएंगे तो ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन सोडियम के साथ चले जाएंगे,
यहाँ पे चेन इनिशिएशन हो जाता है, यानी कि कार्बन के एटम्स बढ़ जाते हैं, एल्केन बन जाता है, प्लस में 2 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम हाइलाइड बन जाता है। बात समझ में आई? तो मैंने एलिमिनेशन रिएक्शन भी हाइलो एल्केन का लिखा और उसके मेटल्स के साथ भी रिएक्शन लिखा। आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए, मैं साइड में हो जाता हूं। ओके, ठीक है। हाँ, अब हम बात करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरीज। मेरी बात गौर से सुनिएगा। अभी तक हम लोगों ने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन डन कर लिया। अब हम जिक्र करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरीन्स। ठीक है बेटा? हमें बात करना है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरीन्स। चलिए ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम हेलो एरीन की बात ही कर लेते हैं, थोड़ी बहुत जानकारी लेते हैं। आपको जैसे मैंने अभी हेलो एल्केन में बताया कि हेलो एल्केन 3 टाइप का रिएक्शन शो कर रहा है। एक सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, दूसरा एलिमिनेशन रिएक्शन, तीसरा रिएक्शन विद मेटल्स। तो अभी जब हम इसकी बात करेंगे बेटा हेलो एरीन की, तो एक बात याद रखिएगा आप लोग। जैसे ये हेलो एरीन आपको दिया गया है, ये है हमारा हेलो एरीन, ठीक? ये हेलो एरीन है, इस पे कोई हाइड्रोजन लगा है। इसकी जब हम बात करते हैं इस कार्बन की, तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, जिसमें परसेंटेज यस कैरेक्टर इज मोर, जिसमें परसेंटेज इस कैरेक्टर बहुत ज्यादा होता है। और एक बात याद रखिएगा, इसमें पार्शियल चार्ज डेवलपमेंट होता है सभी कार्बन पर। पार्शियल चार्ज ऑन ऑल कार्बन एटम्स, सभी कार्बन एटम्स पर इसके पार्शियल चार्ज क्यों होता है? ड्यू टू रिजोनेंस। रिजोनेंस होने की वजह से पार्शियल चार्ज डेवलपमेंट होता है। तो भाई ये तो सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन तो नहीं शो करेगा, सीधी सी बात है। जब हम अगर इसके फर्स्ट टाइप के रिएक्शन की बात करें, इसके फर्स्ट रिएक्शन की बात करेंगे, क्या ये सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन करेगा? सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, क्या ये सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन शो करेगा? एक बात याद रखिएगा बेटा, नहीं, क्योंकि जब यहां से इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा तो इस पे प्लस चार्ज आ जाएगा। तो न्यूक्लियोफाइल कहां से आएगा इस पे? भाई यहां से इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, इस पे प्लस चार्ज आएगा और पार्शियल चार्ज डेवलपमेंट सभी कार्बन पे हो जाएगा। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, और अगर होगा, एक बात यहां पे लिख लीजिएगा, एसएन रिएक्शन does not seen in normal condition। नॉर्मल कंडीशन में एसिन रिएक्शन नहीं होगा, तब कब होगा? इन बिगरस कंडीशन। बिगरस कंडीशन एसिन रिएक्शन आर सीन। इसके बिगरस कंडीशन लगाना पड़ेगा, और वो बिगरस कंडीशन क्या होगा ध्यान दीजिएगा। जैसे हम एग्जांपल की बात करें, इसमें आपको हाई टेम्परेचर लगाना है, बिगरस कंडीशन हाई टेम्परेचर, और क्या करना है आपको -I ग्रुप जोड़ना, -I ग्रुप अटैच करना है। अगर आप इतना कंडीशन लगाओगे तब जाके ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा। चलिए कुछ एग्जांपल्स की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कीजिए, तो एग्जांपल की बात करते हैं।
ठीक ठीक है, ओके। हाँ, यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल की बात करने वाले हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा। जैसे आपको ये दिया गया था बेंजीन रिंग और इस पे लगा था कोई हाइड्रोजन, तो बन गया था हेलोएरीन। तो ये तो नॉर्मल कंडीशन में सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन नहीं दे रहा था, तब कब देगा ये? पे ये सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक कंडीशन विग्रस कंडीशन पे देगा। जैसे हमें लेना है एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हमें रिएक्शन कराना है इसको, ये OH न्यूक्लियोफाइल जाके इस पे अटैक करेगा, X को हटाएगा, OH जुड़ जाएगा। लेकिन इसके लिए हमें 170 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लगाना पड़ेगा, वो भी अगर यहाँ पे एक -I ग्रुप प्रेजेंट है तब। और साथ ही हमें लेना होता है हाइड्रोनियम आयन H3O+, ये लेना होता है, तब जाके फॉर्म करेगा हमारा आर्थोनाइट्रोफिनॉल। क्या फॉर्म करेगा बेटा? ये फॉर्म करेगा आर्थोनाइट्रोफिनॉल। ठीक है। अब अगर -I और भी बढ़ाएंगे ग्रुप इसके साथ, जैसे मैंने ये लिया, इस पे मैंने -I ग्रुप और जोड़ दिया, एक यहाँ पे है NO2 और एक यहाँ पे है, पैरा पे है NO2। मेटा पे तो नहीं जाता है क्योंकि रेजोनेंस की वजह से मेजोमेरिक इफेक्ट मेटा पोजीशन पे नहीं लगता है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें बेटा, तो हमें एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस अब 95 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लगाना पड़ेगा, तब जाके ये रिएक्शन देगा और ये फॉर्म करेगा यहाँ पे नाइट्रो, यहाँ पे नाइट्रो, आर्थो कामा पैरा डाई नाइट्रोफिनॉल, ये बन जाएगा। लेकिन अगर एक -I ग्रुप और लगा दिया तो और भी अच्छा हो जाएगा, कम टेम्परेचर या फिर हल्का सा गर्म करने पर भी रिएक्शन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो, ये हमें दिया गया है कुछ इस तरह से, आर्थो पे भी नाइट्रो रहेगा, पैरा पे भी नाइट्रो है, इस पे भी नाइट्रो है। ठीक है। अब बहुत आसानी से रिएक्शन हो जाएगा। आपको एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड लेना है, बस इसके साथ सीधे हल्का सा वार्म करना है। वार्म करने पर ये फॉर्म कर लेगा हमारा कुछ इस तरह से कंपाउंड, ये बना लेगा हमारा कंपाउंड, यहाँ पे नाइट्रो, यहाँ पे भी नाइट्रो, यहाँ पे भी नाइट्रो, और इसको बोलते हैं पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड, इसको याद कर लीजिएगा फटाफट, ये हमारा है पिक्रिक एसिड, इंपॉर्टेंट। ठीक है, फटाफट ये आप स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट डाउन कीजिए, आप सुनते रहिएगा प्रॉपर और क्या मैं लिख रहा हूं उसको ऐसे देखते रहिएगा, रिवीजन चल रहा है बस। चलिए अब हम बात कर लेते हैं हेलोएरीन के दूसरे केमिकल प्रॉपर्टी, दूसरे केमिकल रिएक्शन, जिसका नाम है एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आपको क्लोरोबेंजीन दिया गया है, हेलोएरीन है ये, क्लोरोबेंजीन आपको दिया गया है, इससे आपका रिएक्शन कराना है डिफरेंट एलिमिनेशन रिएक्शन। जैसे हमें सबसे पहले हेलोजिनेशन रिएक्शन कराना है, तो हेलोजिनेशन रिएक्शन जब हम कराएंगे तो हमें Cl2 गैस लेना है, एनहाइड्रस AlCl3 लेना है। तो ये हमारा दो तरह का प्रोडक्ट बनता है, यानी कि 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। लेकिन ये जो प्रोडक्ट है हमारा, ये माइनर है और ये मेजर प्रोडक्ट होता है, याद रखिएगा। ये है हेलोजिनेशन। और दूसरे एलिमिनेशन रिएक्शन की बात करते हैं हेलोएरीन के, तो आपको कंसंट्रेटेड HNO3 लेना है, साथ में कंसंट्रेटेड H2SO4 लेना है, हमें इस पे नाइट्रेशन करा देना है, NO2 ग्रुप को जोड़ देना है, तो ये हो जाएगा हमारा आर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, या फिर इसको बोलते हैं हाँ 2 नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। और इसके लिए हम क्या कहेंगे? इसके लिए कहेंगे पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। ये हमारा माइनर होता है, ये माइनर प्रोडक्ट है, और ये मेजर प्रोडक्ट है, ये नाइट्रेशन में आता है। आगे अगर हम बात करें बेटा, तो ध्यान दीजिएगा, जब हम इसकी बात करेंगे सल्फोनेशन में, यह भी एक तरह का हेलोएरीन का एलिमिनेशन रिएक्शन है। आपको कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ क्लोरोबेंजीन को हीट करना है, हीट करने पर आपका मिल जाएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हीट करने पर यह मिल जाएगा हमारा आर्थो सल्फ्यूरिक क्लोरोबेंजीन, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा पैरा सल्फ्यूरिक क्लोरोबेंजीन। ठीक है ना, सल्फ्यूरिक नहीं, सल्फोनिक क्लोरोबेंजीन, और ये हमारा पैरा सल्फोनिक क्लोरोबेंजीन हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये हमारा माइनर प्रोडक्ट होता है,
और ये हमारा मेजर प्रोडक्ट होता है। ठीक, आगे अगर हम बात करें, एक होता है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ क्लोरोबेंजीन हैलोइरिन। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन की सबसे पहले बात करते हैं। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन करेंगे तो हमें मिथाइल क्लोराइड जैसे दिया गया है और एनहाइड्रस Cl3 दिया गया है, तो ये फॉर्म कर लेगा हमारा इस तरह का प्रोडक्ट। यहाँ पे क्लोरोबेंजीन है ही, हाँ ये क्लोरोबेंजीन है, यहां पे हमने जोड़ दिया मिथाइल CH3। ठीक है, ये हो जाएगा एल्काइलेशन, एल्काइल ग्रुप हमने जोड़ दिया। और दूसरा इसी की तरह प्रोडक्ट बनता है हमारा, पैरा पोजीशन पे मिथाइल आ जाए इस तरह से, यहाँ पे Cl, यहाँ पे CH3, और यहाँ ये हमारा माइनर प्रोडक्ट होता है, ये मेजर प्रोडक्ट है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन का। अब हम बात कर लेते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन के लिए हमें चाहिए एसाइल क्लोराइड में, ये देखिए ये हमें एसाइल ग्रुप दिया गया है, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में ये शो करेगा फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो एक प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा कुछ इस तरह से, यहाँ पे Cl और यहाँ पे COCH3, COCH3 एक प्रोडक्ट ये बना। दूसरा बनेगा हमारा कुछ इस तरह से, Cl यहाँ पे COCH3, ये मेजर होगा और ये वाला माइनर होगा। ठीक है, मैंने आप लोगों को एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ हैलोएरिन भी बताया। अब हम बात करेंगे, इसके बाद हम लोग बात करेंगे बेटा, इसके बाद हम बात करेंगे थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हैलोएरिन, जिसमें हमें मेटल्स के साथ रिएक्शन की बात करनी है। फटाफट आप लोग इसको लिखिए। चलिए आगे बात करते हैं, हम थर्ड केमिकल रिएक्शन की बात करने जा रहे हैं। थर्ड में हम बात करेंगे रिएक्शन विद मेटल्स, रिएक्शन विद मेटल्स। ठीक है, हाँ अगर हम रिएक्शन विद मेटल्स की बात करें, इसमें फर्स्ट नंबर हमें रिएक्शन देखना है। फर्स्ट नंबर रिएक्शन बात करना है हमें फिटिग रिएक्शन। फिटिग रिएक्शन, फिटिग रिएक्शन क्या होता है ध्यान दीजिएगा, आपको चल रहा है। फिटिग रिएक्शन की जब हम बात करेंगे बेटा, तो फिटिग रिएक्शन में आपको दिया जा रहा है जैसे क्लोरोबेंजीन, कुछ इस तरह से मैं लिख रहा हूं क्लोरोबेंजीन को, ये क्लोरोबेंजीन है, साथ में 2 एटम ऑफ सोडियम दिया गया, फिर प्लस में आपको क्लोरोबेंजीन Cl, ये क्लोरोबेंजीन हो गया। जब हम ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ये रिएक्शन कराएंगे, अगर हम इसका ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएं, यहां से Cl हटेगा, ये Cl हटेगा, सोडियम के साथ चला जाएगा और ये फॉर्म कर लेगा बाईफिनाइल, कुछ इस तरह से। एक फिनाइल है, इसी के साथ दूसरा फिनाइल ग्रुप जुड़ेगा, यानी कि बेंजाइल ग्रुप जुड़ेगा, तो हमारा होता है बाईफिनाइल, बाईफिनाइल। ठीक है, ये फिटिग रिएक्शन है। और इसी में एक और रिएक्शन की बात करते हैं, रिएक्शन विद मेटल्स में हमें बात करनी होती है वुड्स फिटिग रिएक्शन की। जब हम वुड्स फिटिग रिएक्शन की बात करते हैं, तो आपने वुड्स रिएक्शन अभी देखा था, मेटेलिक रिएक्शन ऑफ हैलोएल्केन, तो वो भी हमें करना है और साथ साथ फिटिग रिएक्शन भी करना है। तो इसमें हमें क्या करना होगा ध्यान दीजिएगा, हमें एल्काइल हैलाइड दिया गया है, जैसे हम बात करते हैं हमें दिया गया है मिथाइल क्लोराइड CH3Cl, प्लस में हमें 2 एटम ऑफ सोडियम दिया जाएगा, साथ ही साथ हमें दिया जाएगा जैसे क्लोरोबेंजीन दे रखा है, ये क्लोरोबेंजीन दिया है, यहाँ का क्लोरीन और यहाँ का क्लोरीन सोडियम के साथ चला जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर।
ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रही होती है, तो ये फॉर्म कर लेगा हमारा प्यारा सा टॉलुइन। क्या बना लेगा ये? टॉलुइन बना लेगा। CH3 ये है टॉलुइन। ठीक है, मैंने आप लोगों को ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट करके दिया है। आप लोग इसको लिख लीजिए, फटाफट नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए ठीक है बेटा, आज मैंने आप लोगों को 1 शॉट में हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन पढ़ाया। ठीक है, ऐसे ही वीडियोज 1 शॉट आप लोगों के लिए आते रहेंगे, शॉर्ट वीडियो जो कि 1.5 घंटे या अप्रॉक्सीमेट 2 घंटे के ही होंगे, ज्यादा नहीं लेंदी करूंगा मैं। 1.5 घंटे मेरी कोशिश रहेगी कि किसी भी 1 शॉट वीडियो को 1.5 घंटे में सारा समराइज करूं। ये सब रिवीजन चल रहा है, आपसे मैंने बातें नहीं की, इसके लिए सॉरी। मैंने सिर्फ पढ़ाने पे कोशिश किया ताकि कम टाइम में आप लोगों को कंप्लीट चैप्टर पढ़ा के दूं, आपको समझाऊं। ठीक है, मैं आशा करूंगा कि आप लोगों ने प्रॉपरली इस क्लास को अटेंड किया होगा। अगर नहीं किया है तो शुरू से क्लास को कंप्लीटली अटेंड करो। मैंने बेहतरीन तरीके से कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है और आपको समझाया है। ठीक है, मैं जाने से पहले आप लोगों से चाहूंगा कि आप लोग अपने YouTube चैनल आरपी लर्निंग अड्डा को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट चैप्टर में 1 शॉट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को ओके बाय।